अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे और मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अभी जो एनईडी में 2023 में पेपर्स हो रहे हैं एंट्री टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के, तो उसमें ज़्यादातर ना लास्ट ईयर के पेपर से रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 2022 हो गया, 21 हो गया, 20 इनके पेपर से रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ मैथ्स के ही नहीं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह की भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मैं आज फर्स्ट अटैम्प्ट जो अभी एनईडी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की हुई है, तो मैं उसके कुछ पेपर्स देख रहा था, क्वेश्चंस वगैरह। तो उसमें ज़्यादातर ना 5 पेपर्स ही आए हुए थे, मतलब कि 2020 में जो सवाल, 2021 में जो सवाल आ चुके हैं, 2022 में जो सवाल आ चुके हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। तो उनमें से कुछ सवाल मैंने आपको कल करवा दिए थे, कुछ सवाल आज करवाऊंगा, और इंशाल्लाह जब तक सेकंड अटैम्प्ट अब होने ही वाली है, जब तक नहीं होगी, जब तक मैं ये करवाता रहूँगा, ताकि किसी ने को नहीं पता तो वो देख ले, उसको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए इसका। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था जो कि मैंने देखा, इसका मुझे क्वेश्चन सही से याद नहीं है, मगर इसमें कुछ इस तरीके से था। आपको एक ये चीज़ दी हुई थी, एक टर्म दी हुई थी, और बताया हुआ था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी मिडिल टर्म हमने बतानी है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही सवाल था, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, बहरहाल ऐसा ही कुछ था, अगर आएगा तो समझ जाओगे भाई। और ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, a इज़ इक्वल्स टू प्लस 8/5x, बी ऑप्शन आपके पास था, एक मिनट, ये इक्वल्स टू का साइन करो, बी ऑप्शन आपके पास था 5/3x, सी ऑप्शन आपके पास था 16/5x, और डी ऑप्शन आपके पास था 1/5x। अच्छा देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी मिडिल टर्म अगर मालूम करनी है तो हम इसकी मिडिल टर्म कैसे मालूम कर सकते हैं? एक आसान सी तरीके से हम इसकी मिडिल टर्म मालूम कर सकते हैं। भाई ये देखो, ये कुछ ऐसा हो रहा है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ भाई। x पे स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर, और 16/5 पे स्क्वायर आएगा, मतलब 4/5 पे स्क्वायर आएगा तो वो 16 और अपॉन 25 हो जाएगा। तो ये बात तो उम्मीद है समझ में आई होगी। अब देखो, इसकी मिडिल टर्म मालूम करनी है, तो मिडिल टर्म हम कैसे मालूम कर सकते हैं? अब देखो, ये एक अदद फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इस फार्मूले को किस तरीके से खोल सकता हूँ मैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से मैं खोल सकता हूँ। अब देखो ये कैसे खुलेगा, a स्क्वायर मतलब मेरे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तो ऐसे ही आएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, x है तो x आ गया, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4/5 है, और प्लस b का स्क्वायर 5/4 का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x है 2x, और 2x मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये हो जाएगा 8x/5, और यहाँ पे आ गया आपके पास 4 पे स्क्वायर आया तो 16 और 5 पे स्क्वायर आया तो 25। देखो मिडिल टर्म तुम्हें मिल गई ये, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, सही है। आसान सा सवाल था बच्चों वाला, तो उम्मीद है मुझे ये वाला सवाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक लिमिट का क्वेश्चन मैंने देखा था। देखो एक लिमिट का क्वेश्चन बताते हैं जो मुझे याद है, मैंने देखा था अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था आपसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन x। देखो लिमिट मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है अपने चैनल पर, मगर लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ, जिसे कहते हैं एल हॉपिटल रूल। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे कैलकुलस में भी पढ़ोगे एल हॉपिटल रूल। देखो एल हॉपिटल रूल आपसे क्या कहता है, बोलता है कि अगर आप लिमिट किसी फंक्शन में पुट करो, जैसे ये लिमिट है ना x टेंड्स टू 0 जा रही है, अब इसमें x की जगह अगर 0 पुट कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास ये कंडीशंस बन रही है 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी,
ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसी कंडीशंस अगर आपके पास बन रही हैं तो एल हॉस्पिटल ने बहुत एक आसान सा तरीका बताया हुआ है इस रूल ने कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ऊपर अलग डेरिवेटिव ले लोगे और नीचे अलग डेरिवेटिव ले लोगे, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव लेने। सही है, ऊपर अलग डेरिवेटिव लेना, नीचे अलग डेरिवेटिव लेना। खुदा के लिए ये हरकत नहीं करना कि u अपॉन वी का फॉर्मूला लगा दे, वो भी डेरिवेटिव है मगर इस रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब देखो इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं, अप्लाइंग लिमिट देखते हैं हम क्या पुट करने के बाद क्या आएगी। लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट का साइन हट जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। देखो साइन 0 आपके पास 0 होता है, 0 माइनस 0 अपॉन 0 और ये आपके पास बन जाएगा 0 अपॉन 0। देखो ये एक कंडीशन बन गई। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है। जब न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लोगे तो क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे आपके पास क्या सीन बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब साइन 5x का आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो देख ले। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे भी बता रहा हूँ। साइन 5x का कैसे डेरिवेटिव लोगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बॉक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है, साइन बॉक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। साइन बॉक्स का फॉर्मूला होता है कॉस बॉक्स मल्टीप्लाई बाय बॉक्स का डेरिवेटिव। सही है, बॉक्स में कुछ भी चीज़ आ सकती है, जैसे यहाँ पे 5x है ना तो वो बॉक्स है, वो बॉक्स के बराबर है। अच्छा देखो यहाँ पे साइन एक्स किस में चला जाएगा, किस फार्मूले में खुल जाएगा, कॉस 5x और 5x का अगर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 हो जाएगा और माइनस। अब ऐसी साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 3x मल्टीप्लाई बाय 3 और 1। अब नीचे अपॉन में x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है। ये मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ, वरना 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। अब दोबारा अप्लाइंग लिमिट करते हैं, अप्लाइंग लिमिट। अब देखो कॉस में अगर आप 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, कॉस 0 आपके पास 1 के बराबर होता है। आपने यहाँ पे यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो ये कॉस 0 हो गया, यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो ये कॉस 0 हो गया। तो कॉस 0 आपके पास 1 के बराबर होता है, मतलब 5 माइनस 3 हो जाएगा और इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। इसका आंसर आपके पास 2 हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं होगी इसमें। चलो भाई 2 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे निपट गए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच लॉ कैन be reduced to Pythagoras theorem। मतलब कौन सा लॉ ऐसा है जो कि पाइथागोरस थ्योरम में रिड्यूस हो सकता है। और आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं, लॉ ऑफ साइन या साइन लॉ, law of cosine, law of tangent, और नंबर 4th ऑप्शन नन। सही है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्म देख के ही मैं बता सकता हूँ कि साइन और टेंजेंट तो नहीं हो सकता। अब बचा कॉस, कॉस को कोसाइन का लॉ एक दफ़ा देख लेते हैं, वो कौन से लॉस होते हैं कोसाइन के, देख लेते हैं कि अगर भाई वो पाइथागोरस थ्योरम बन सकता है तो देख लेते हैं। देखो एक होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फ़ा। एक होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा।
और एक होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो फर्ज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अगर मैं 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल कंसिडर करूँ, या मैं इसे और आसान कर देता हूँ कि अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू 90 ले ली, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो यहाँ पे cos 90 किसके बराबर हो जाएगा? cos 90 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा ना आपके पास। cos 90 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो जब cos 90 0 के बराबर हो गया तो ये सारी चीज़ 0 हो गई। अब बचा क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो रिजेम्बलेंस आ रही है इन दोनों में थोड़ी बहुत। सही है, ये एक छोटी सी लॉजिक थी समझने के लिए, आसान तरीका है याद करने के लिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो रिड्यूस हो सकता है मतलब कोसाइन लॉ में। सही है, इसका करेक्ट आंसर कोसाइन लॉ है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी उम्मीद है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने मिडिल टर्म का देख लिया, फिर एक लिमिट का देख लिया, एक ये वाला देख लिया। उम्मीद है ये वाला भी सवाल समझ में आया होगा और ऊपर के जो दो थे वो भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? लेट द एच एम मतलब हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के दरमियान की हार्मोनिक मीन निकालनी है। देखो सिंगल हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी। सही है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a बराबर है p के और b बराबर है q के, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 2pq अपॉन p प्लस q, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 की पावर आई थिंक 3 है, फिर 2 की पावर 5 है और ये बराबर है 2 की पावर x के, और x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अच्छा देखो अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले तो मुझे एक चीज़ ये बताओ, जब दो बेसिस सेम होती हैं और आपस में वो दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर ऐड कर दी जाती है। तो बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं पावर ऐड करके लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 बन गया और ये हो गया बराबर 2 की पावर x के। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो एक और चीज़ याद रखना, जब दो बेसिस सेम होती हैं और आपस में इक्वेट हो रही होती हैं, देखो दो बेसिस सेम है ना और आपस में इक्वेट भी हो रही हैं, तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। सही है, तो x का आंसर ये हो गया। अगर अभी भी बात नहीं समझे तो एक और तरीके से समझ लो, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी से रिलेटेड, हाँ ये उसी से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। देखो ये है 16x इक्वल है 4 के, और क्या बोल रहा है 5x प्लस वाई इक्वल है 625 के, और वैल्यू ऑफ x निकाल दो और वैल्यू ऑफ y निकाल दो, ये पूछ रहा है आपसे। सही है, अब देखो ये बिल्कुल वैसे ही सवाल सॉल्व होगा जैसे कि अभी पुराना वाला सवाल हमने सॉल्व किया था, ऊपर वाला सवाल। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो मैं इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, ये कैसे, देखो भाई 16 की पावर x है इक्वल्स टू 4 है। अब देखो मैंने बताया कि बेसिस सेम होंगी और आपस में इक्वेट हो रही होंगी तो उनकी पावर आपस में बराबर होगी। देखो बेस सेम थी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, इक्वेट हो रही थी तो उनकी पावर को हमने इक्वल मान लिया, मतलब x बराबर हो गया 8 के। मगर इसमें बेसिस सेम नहीं है, अब हमें बेसिस सेम करनी है। हम बेसिस सेम किस तरीके से कर सकते हैं भाई? किसी को अंदाज़ा है हम बेसिस कैसे सेम कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ। आप इसकी बेसिस ऐसे सेम कर सकते हो कि आप लिख दो यहाँ पे 4 स्क्वायर पे पावर x इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो अब क्या होगा, अब ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा।
अच्छा 4 पे पावर 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। 2x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब मसला है y की वैल्यू का। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो 16 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 × 4 इक्वल्स टू 16 में रहता है, तो बस मैंने वही किया। अब ये 2 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिस सेम हो गई आपकी, इक्वेट हो रही है, तो पावर भी आपने इक्वेट कर दी। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी उम्मीद है। अब देखो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 की पावर x + y है और ये बराबर है 625 के। सही है, 5 की पावर क्या है x + y और ये बराबर है 625 के। अब देखो यहाँ पे भी बेसिस सेम नहीं है, मगर मैं बेसिस सेम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं बेस सेम? अगर मैं 5 की पावर ले लूँ, आई थिंक 4, एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ। 5 की पावर 4, हाँ 5 की पावर 4 625 के बराबर होता है। अगर मैं 5 की पावर 4 ले लूँ और ये बराबर हो जाएगा x + y के, तो अब देखो दोबारा बेसिस सेम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा x + y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। बेसिस सेम आपस में इक्वेट हो रही हैं, तो इनकी पावर्स भी आपस में बराबर हो गई। अब मैं ये लिख सकता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2। x बराबर है 1/2 के। जब x बराबर है 1/2 के, तो x की जगह 1/2 लिख दिया प्लस y लिख दिया इक्वल्स टू 4 लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 - 1/2। सिंपल एलसीएम ले लो, नीचे 2 आएगा, 4 × 2 = 8 -1, तो ये हो जाएगा 7/2y। सही है भाई, उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, कोई मसला नहीं हुआ होगा। बस इसमें सिर्फ इतनी सी एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर आपकी बेसिस सेम है और वो आपस में इक्वेट हो रही हैं, तो उनकी पावर्स को भी हम इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, sin 4θ - cos 4θ डिवाइडेड बाय sin square θ - cos square θ। ठीक है भाई, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे आपने सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसको? देखो सबसे पहले तो मैं 4th पावर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन, फिर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये किस में रिजॉल्व होगा, a + b में और a - b में। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a बराबर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के और b बराबर है आपके पास cos स्क्वायर थीटा के। अब बस वैल्यूज़ पुट करो और न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। a + b लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव साइन cos स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही है भाई। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ क्या चीज़ बची, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बराबर होता है आपके पास 1 के, तो आप यहाँ पे सीधा सा लिख दोगे आंसर इसका 1 है। तो उम्मीद है ये 7 सवाल समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह और सवाल निकालूंगा, थोड़े सा कोशिश करूँगा हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स वगैरह के या इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चंस देखूँ जो कि थोड़े मुश्किल हैं, वो भी सॉल्व करा दूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।